हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जनरल स्टडी की धमाकेदार प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स, बिहार जीके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यह सीरीज आपकी प्रिपरेशन के लिए एक नई रफ्तार प्रदान करेगी, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है। अर्थात मिनिमम समय में मैक्सिमम रिवीजन करना अनिवार्य आपके लिए हो जाता है। इसी चैनल पर आने वाले समय में आपको फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो भी अवेलेबल होंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रदान कर सकें। अर्थात ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। बीसी रॉय ट्रॉफी 2025 का खिताब किस राज्य टीम ने जीता है? मणिपुर, बिहार, तमिलनाडु। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ पे ये हाल ही में प्रतियोगिता संपन्न कराई गई है, जिसमें पूछा गया है बीसी रॉय ट्रॉफी 2025 का खिताब किस राज्य टीम ने जीता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मणिपुर राज्य टीम ने ये जीता है। जबकि किसे हराकर जीता है, अर्थात आपकी रनरअप टीम कौन सी रही है? तो रनरअप रही है आपकी वेस्ट बंगाल। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपका। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया है आपके अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पंजाब का एक शहर है, जहाँ पर आपका गोल्डन टेम्पल स्थित है। बीसी रॉय ट्रॉफी आपकी किसकी प्रतियोगिता है? तो ये आपकी एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है, और जो कि आपके इंटर स्टेट में खेली जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मणिपुर। अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में आपकी अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इसका प्रारंभ करने का रीज़न क्या है? तो जो आपके किसान भाई लोग हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना इसका क्या है? उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, किस प्रकार की हेल्प करना है? तो ये है आपकी फाइनेंशियली हेल्प करना है, अर्थात वित्तीय हेल्प करना इसका उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 4th, 3rd, 5th। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है कि अंडर 17 में भारत की कौन सी रैंक है आपकी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत की इसमें 3rd रैंक है। कौन सी रैंक है आपकी? 3rd रैंक है भारत की, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के बारे में, क्योंकि एक एक कंसेप्ट आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आयोजन किया गया है आपके एथेंस में, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ग्रीस में स्थित है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया है। कौन से नंबर का एडिशन है? तो ये 31th एडिशन है आपका, जिसमें भारत की 3rd रैंक आई है। भारत ने टोटल कुल मेडल कितने जीते हैं? तो टोटल मेडल भारत ने 9 जीते हैं। प्रथम स्थान किस देश का आया है? तो वो यूएसए का है। दूसरा स्थान आपके उज्बेकिस्तान का है, और तीसरा स्थान अपने इंडिया का है। तो इस चीज़ों को, सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, भारत की रैंक पूछी गई है तो 3rd रैंक है। आयोजन आपका एथेंस में किया गया है। कब किया गया है? तो ये 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में। कौन सा एडिशन है? तो 31th एडिशन है। ये रैंक है आपकी यूएसए, उज्बेकिस्तान और इंडिया की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3rd रैंक।
भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने सफाई कर्मचारी आयोग गठन करने की घोषणा की है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने आपके सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी आयोग के गठन करने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब इसकी जो घोषणा की है आपकी सफाई कर्मचारी आयोग की, टोटल मेंबर इसमें कितने होंगे? तो टोटल मेंबर होंगे इसके अंतर्गत 7, जिसमें आपकी एक वुमेन प्लस एक ट्रांसजेंडर का होना कंपलसरी है। घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार। भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कहां पर चलाया गया? जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन महादेव। कहाँ पर चलाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्यों चलाया गया है? क्योंकि यहाँ पर आपके जो पहलगांव में आक्रमण हुआ था भारत पर, जिसमें लोगों को मार दिया गया था, इसलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर जितने भी आपके टेररिस्ट थे, क्या थे, जो टेररिस्ट छुपकर बैठे थे, उनको मार गिराने के लिए ये चलाया गया। किसके अंतर्गत? आपके 3 टेररिस्टों को भारतीय सेना ने मारा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया, इसका परीक्षण ओडिशा राज्य में किया गया, यह एक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। परीक्षण उड़ीसा राज्य में कहाँ पे किया गया? जो एपीजे अब्दुल कलाम आपका एपीजे अब्दुल कलाम आपका द्वीप है, उस पर इसका क्या किया गया? परीक्षण किया गया था, जबकि ये सतह से सतह मार करने वाली ही मिसाइल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में ये चर्चा में बना हुआ था, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु में ये स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों बना था? क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा है, जिसका प्रोटेक्ट करने के लिए इसको चर्चा में बनाया गया था या चर्चा में बना हुआ था। तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये सब कब शामिल हुआ था? तो 1987 ईस्वी को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल हुआ था। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है आपकी? तो राजधानी है वहाँ की चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या देशमुख, प्रीति सिंह, मोहना सिंह। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर है आपका नंबर आपका 1 दिव्या देशमुख। अब दिव्या देशमुख आपकी बनने वाली पहली महिला हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। देखिए, अब ये जो है क्या शतरंज का विश्व कप है जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इसके साथ साथ आपका इन्हें ग्रैंड मास्टर का अवार्ड भी मिला है। अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं भारत में, तो फीमेल के अंतर्गत ये 4th ग्रैंड मास्टर हैं आपकी। क्या हैं आपकी? 4th ग्रैंड मास्टर हैं चेस में। जबकि और ओवरऑल आपके इनका जो नंबर है वो 88 नंबर है। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन बटूमी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है आपका? बटूमी में इसका आयोजन हुआ है, जो कि स्थित है जॉर्जिया में। वहाँ से इन्होंने विन किया है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये भी लर्न कर लीजिएगा। ये महाराष्ट्र राज्य से आपकी बिलोंग करती हैं।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 दिव्या देशमुख। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1930, 1933, 1936, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये विश्व इतिहास से क्वेश्चन है, आपके विश्व इतिहास से क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखिएगा आप। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा 1933 ईस्वी में हिटलर आपके जर्मनी का चांसलर बना है। अब हिटलर आप सभी जानते ही हैं कौन है, एक तानाशाह है जर्मनी का जो कि चांसलर बना था 1933 में। बात कर लेते हैं हिटलर की। तो हिटलर ने आपके 1 सितंबर 1939, क्या है आपकी 1 सितंबर 1939 को इसने आक्रमण कर दिया था, कहाँ पर? पोलैंड पर। और पोलैंड पर आक्रमण करना ही आपके द्वितीय वर्ल्ड वॉर की, जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, प्रारंभकर्ता माना जाता है। जब ये वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया था तो हिटलर ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी आपकी? सुसाइड कर ली थी। सुसाइड कब कर ली थी इसने? तो 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। इसकी एक पुस्तक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है, कई बार क्वेश्चन आया भी है, माई कैम्फ। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मेरे संघर्ष। एक आपको ये पुस्तक मिल जाएगी मीन कैम्फ के नाम से मार्केट में, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पुस्तक है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ समझने के लिए। यहाँ पे पूछा गया था हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। हिटलर ने ही वर्ल्ड वॉर सेकंड प्रारंभ कर दिया था जब 1 सितंबर 1937, सॉरी यहाँ पे 1937 नहीं है, ये 1939 है, ध्यान रखिएगा। 1939 में आक्रमण कर दिया था आपके पोलैंड पर, वही आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर का रीजन बना था। इसने अपनी सुसाइड यानी आत्महत्या कब कर ली थी? तो 1945 में आत्महत्या कर ली थी। इसकी जो आत्मकथा है मीन कैम्फ, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? जर्मनी, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध आपका युद्ध किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध भारतीय सेना ने युद्ध किया था। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना की, जिसे हम आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम आज़ाद हिंद फौज भी है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मोहन सिंह का नाम अक्सर करके पूछ लिया जाता है। इसमें कौन से सिपाही सम्मिलित किए गए थे? तो जो जापान के द्वारा भारतीय सिपाहियों को बंदी बनाया गया था, उन सिपाहियों को संगठित करके इसका निर्माण किया गया था। 1943 ईस्वी, ये डेट भी आपको लर्न करनी है। 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रेट ब्रिटेन। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, तुंगभद्रा, बाणगंगा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये विजयनगर की बात की जा रही है, साम्राज्य की बात की जा रही है, किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आपका स्थित था विजयनगर। अब बात करते हैं विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर की स्थापना 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, हरिहर और बुक्का। इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने की थी 1936 ईस्वी में। इनका जो समय था यह संगम काल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अलग अलग बहुत बड़े बड़े राजा भी हुए हैं, कृष्णदेवराय हुए हैं, तुगलक वंश हुआ है। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विजयनगर जब हार जाता है, तालीकोटा का युद्ध। क्या है आपका? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ है 23 जनवरी 1556 ईस्वी में। ये आपको लर्न करना ही करना, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ है, जिसमें आपका विजयनगर साम्राज्य
हार जाता है, क्योंकि यहाँ पे 4 राज्यों की जो सेना है उन्होंने आक्रमण किया था विजयनगर पर। ध्यान रखिएगा, ये डेट इम्पोर्टेंट है। हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। किस नदी के किनारे पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1961, 1936, 1971, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो इसका एकीकरण हुआ है वो 1871 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है आपका? 1871 ईस्वी में इसका एकीकरण हुआ है। एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो एकीकरण का श्रेय जाता है बिस्मार्क को। किसको जाता है आपका? बिस्मार्क को। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बिस्मार्क ने ही आपके फ्रांस की पराजय का उपयोग जर्मनी के एकीकरण में किया था। इस चीज़ को याद रखना है। बात कर लेते हैं कि राजा जो विलियम प्रथम है, इसको आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि विलियम प्रथम जर्मनी का राजा कब बना था, या फ्रांस का राजा कब बना, प्रसा का राजा कब बना था? तो ये बना है आपके 1871 में ही। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, राजा भगवान दास, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की कि औरंगजेब ने उन्हें हराने के लिए किसको भेजा था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजा जय सिंह को उन्हें हराने के लिए भेजा था। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं शिवाजी महाराज जी के बारे में। तो शिवाजी महाराज जी की एक पुरंदर की संधि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या है आपकी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये आपकी शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच हुई थी 1665 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसके बाद में वो आगरा के लिए इन्हें बुलाया गया था, शिवाजी महाराज जी को आगरा दरबार में। कहाँ पे बुलाया गया था? आगरा दरबार में बुलाया गया था। तो वहाँ पर ये आए थे, तो इन्हें वहीं पर धोखे से कैद कर लिया गया। किस भवन में रखा गया? तो आज भी वर्तमान में ये जयपुर भवन है आपका। क्या है? जयपुर भवन है। ध्यान रखिएगा, नाम से ये जयपुर है, लेकिन ये है कहाँ पर? एक्चुअली में ये आगरा में ही स्थित है। यहीं पर इनको कैद कर लिया गया था धोखे से। बाद में ये निकल गए थे यहाँ से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजा जय सिंह। 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, लगातार 5 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद आपके लगातार 5 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ध्यान रखिएगा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था 1947, तो आज़ादी के समय आपका कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो उसको भी आपको याद रखना है, JB कृपलानी। कौन थे आपके? JB कृपलानी को भी आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मौलाना आज़ाद। विश्व प्रसिद्ध डेट्रॉइट शहर किस देश का शहर है? कनाडा, ब्राज़ील, अमेरिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, प्रसिद्ध एक शहर है डेट्रॉइट। ये किस देश का शहर है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका का, अर्थात अमेरिका का। जब भी ऑप्शन आएगा तो वो अमेरिका से ही बिलोंग करता है। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑटोमोबाइल का वर्क किया जाता है। जो आपकी 4 व्हीलर गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्क किया जाता है। ऑटोमोबाइल का भारत में जैसे नोएडा में किया जाता है, इसी प्रकार आपके डेट्रॉइट USA में किया जाता है, इसलिए ये फेमस है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव पाया जाता है, कलेक्शन पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अपसादी चट्टानों में। अपसादी चट्टानों से संबंधित कुछ तथ्य समझ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इन्हीं चट्टानों में आपको क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। जो जानवर होते हैं, प्राचीन काल के अवशेष भी इन्हीं के अंदर में पाए जाते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है।
जबकि आग्नेय चट्टान किसकी बनी होती हैं, तो ये मैग्मा की बनी होती हैं। जबकि रूपांतरित चट्टान आपकी ये कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान अपना रूप का परिवर्तन करके बनती हैं। तो आपकी मूल दो ही चट्टानें मानी जाती हैं, आग्नेय चट्टान मैग्मा या फिर लावा की बनी होती हैं, जिसे हम बेसोल्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तूफानी मौसम, बौछार, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं सुनामी की का क्या संकेत है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, समुद्री तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी सुनामी का संकेत माना जाता है। बात करते हैं सुनामी क्या है। तो सुनामी आपकी जो समुद्र में उठने वाली तेज और ऊंची लहरों को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी शब्द है जो कहाँ का शब्द है आपका, ये एक जापानी शब्द है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि भूपर्पटी में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। तो पहले तो आंसर देख लीजिए, सही आंसर है ऑक्सीजन। अब बात करते हैं भूपर्पटी एक्चुअली में है क्या। मान के चलिए ये आपकी अर्थ है और अर्थ को मैंने 3 बराबर लेयर में डिवाइड कर लिया है। तो जो पहली लेयर होती है इसे हम भूपर्पटी कहते हैं, जबकि दूसरी लेयर होती है वो मेंटल होती है आपकी, तीसरी लेयर आपकी क्रूड होती है। तो जो पहली लेयर है इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। कितने परसेंट पाया जाता है ऑक्सीजन? तो 46.6% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका सिलिकॉन है, 27.72% पाया जाता है। थर्ड नंबर पर आपका एल्यूमिनियम आता है आपका 8% आपका ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन है 46.61%, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम की सभी घटनाएं घटित होती हैं। क्षोभमंडल, आयनमंडल, बाह्यमंडल, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, उस वायुमंडल की परत का नाम बताना है जहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्षोभमंडल में। अब बात करते हैं ये क्षोभमंडल और ये एक्चुअली मंडल क्या है। देखिए ये जैसे मान के चलिए अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ एक वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल को हमने कई लेयर में डिवाइड किया है इस तरह से। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन कौन सी लेयर में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये पहली लेयर होती है क्षोभमंडल की, इसी में सभी घटनाएं घटित होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? 3, 4, 5, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है भारत में कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अब कौन कौन से राज्य हैं वो भी देख लीजिए। तो नंबर 1 पर है आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा है आपका असम, तीसरा है आपका मेघालय, चौथा है आपका त्रिपुरा और पांचवा है आपका मिजोरम। ये 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से। भारत की सीमा किसी भी देश के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा, यानी जो मैक्सिमम बॉर्डर होता है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर होता है, वो किसके साथ शेयर करता है भारत? तो बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है। कितना करता है? तो 4 या 96 किलोमीटर आपका बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ में भारत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? आबादी का आकार, गतिविधि, आय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर कोई ग्रामीण है या शहर क्षेत्र है, उसे किस मापदंड पर परिभाषित करेंगे कि वह शहर है या फिर ग्रामीण है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गतिविधि। गतिविधि के अनुसार ही हम किसी क्षेत्र को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में डिवाइड करते हैं।
ऐसा क्षेत्र जहाँ की जो आबादी है, क्या है आपकी आबादी, मिनिमम आबादी आपकी जो 75% है, अगर वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क कर रही है, क्या है, नॉन एग्रीकल्चर वर्क कर रही है, तो उस क्षेत्र को हम शहरीकरण के क्षेत्र में मानते हैं। जबकि आपकी जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र होता है आपका, तो उसके अंतर्गत आपकी जो प्राइमरी सेक्टर का वर्क है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ध्यान रखिएगा। और वहीं आपके शहर में आपका सबसे ज़्यादा होता है टर्सरी वाला। तो ये सब किस पे डिसाइडेड हो रहा है, आपकी गतिविधियों पे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों का आच्छादित करता है? छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। शॉर्ट एंड डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि बुंदेलखंड का जो पठार है किन दो राज्यों के मध्य में स्थित है। क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है, कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यही है, इसका मतलब कि ये किन दो राज्यों के मध्य में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये स्थित है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार पे किन लोगों ने शासन किया था? तो यहाँ पर आपके जो चंदेल राजा हुए हैं उनने शासन किया था, ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के तो दक्षिण में स्थित है, जबकि आपके मध्य प्रदेश के नॉर्थ में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता? जनता का संघर्ष, उपनिवेशों की स्वतंत्रता, विदेशी शासक का आक्रमण, एक उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही लोकतंत्र का विस्तार करने में सहायक नहीं माना जा सकता, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, विदेशी शासक का आक्रमण लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता। जबकि जनता का संघर्ष बिल्कुल लोकतंत्र की भावना है, उपनिवेशों की स्वतंत्रता बिल्कुल है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बेंजीर भुट्टो, श्रीमती भंडारा नायके, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि सर्वप्रथम विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्रीमती भंडार नायके। ये कब बनी थी? तो ये बनी है आपकी 1960 ईस्वी में। किस देश की बनी थी? तो ये बनी है आपके पड़ोसी देश श्रीलंका की। सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। जबकि अदर ऑप्शन की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बात करें तो ये भारत में फर्स्ट फीमेल प्रधानमंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। संरचनात्मक हिंसा के रूप हैं परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर संरचनात्मक हिंसा पूछी जा रही है, कंस्ट्रक्टिव आपकी जो वायलेंस है वो पूछी जा रही है। क्योंकि परंपरागत जाति व्यवस्था क्योंकि बहुत समय से चली आ रही है, हमारी संरचना का ही भाग हो चुका है जाति व्यवस्था, ये भी आपके एक हिंसा का रूप ले लेती है। पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज यानी जो आपका पैट्रियार्की होता है, यानी जो मेल पर्सन है उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसे समाज को भी आपके संरचनात्मक हिस्सा का आधार बनता है। क्योंकि आजकल महिला भी सामने आ रही हैं। औपनिवेशिक शासन यानी एक देश पर दूसरे देश का शासन भी क्या है, संरचनात्मक हिंसा का भाग बनता है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हो गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्योंकि भारत संघीय शासन प्रणाली 1935 के अंतर्गत प्रारंभ हुई है। इसके अंतर्गत 2 प्रावधान आपको लर्न करने ही करने हैं। नंबर 1, यहाँ पर आपकी जो सेंटर में आपकी द्वैध शासन पद्धति थी उसको लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? सेंटर में लागू कर दिया गया था
द्विशासन पद्धति। जबकि राज्य में क्या कर दिया गया था, राज्य में इसे खत्म कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सामाजिक संवेदना सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही तथ्य है? राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक संस्था है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सामाजिक संवेदना सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से पहले भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं सामाजिक संवेदना से। आप इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक बुक भी आती है आपकी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको हम इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं सामाजिक संवेदना को। तो ये रूसो के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे राज्य जो आपका एक देश है वो किसके द्वारा बनाया गया है? मानव के द्वारा बनाया गया। मानव के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम इसमें कहा गया है कि मानव हित सबसे पहले होने चाहिए। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में कहा गया है, रूसो की बुक है ये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका का भाग है। 42वें संविधान संशोधन के बाद, 44वें संविधान संशोधन के बाद, संविधान में प्रारंभ होने से पहले ही, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो उद्देशिका का भाग कब से है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 42वें संविधान संशोधन के बाद में आपका ये शब्द जोड़ा गया है। अब 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया है आपके 1976 ईस्वी में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं 3 ऐसे शब्द से जो भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नंबर 1 धर्मनिरपेक्षता, दूसरा था आपका समाजवाद, यानी समाजवादी एग्जैक्ट शब्द है आपका, तीसरा शब्द है आपका अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान में, कौन से में? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, भारत की प्रस्तावना में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 42वें संविधान संशोधन के बाद में धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की उद्देशिका का भाग बना है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? जिला समिति, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है पंचायती राज प्रणाली सिस्टम की कि प्राथमिक भाग क्या होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्राम पंचायत। अब इसकी थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। पंचायती राज कितने प्रकार का है, यानी कौन से स्तर का भारत में यूज़ हो रहा है, या उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली का है। किस प्रणाली का? त्रिस्तरीय प्रणाली का है, जिसमें आपके कौन कौन से स्तर हैं? तो नंबर 1 पर आपकी ग्राम पंचायत है, दूसरे नंबर पर आपकी जिला पंचायत समिति है, और तीसरे नंबर पर आपकी क्या है? जिला पंचायत है। तो सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाएगी? ग्राम पंचायत मानी जाएगी। ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो बलवंत मेहता जी के द्वारा ये मॉडल दिया गया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। त्रिस्तरीय प्रणाली कब से लागू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 से ये लागू हुई है। कहाँ से लागू हुई थी? तो ये नागौर ज़िले से लागू हुई थी, और नागौर ज़िला आपका है राजस्थान में। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे राजस्थान का एग्ज़ाम है, बिहार का एग्ज़ाम है, एमपी का एग्ज़ाम है, जो विकास अधिकारी के एग्ज़ाम है बीडीओ के, अगर आपको पंचायती राज सिस्टम बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर बीपीओ सीरीज करके ऑलरेडी बीपीओ सीरीज़ है आपकी, आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप डिटेल वीडियो इसके भी देख सकते हैं। लगभग आपके लगभग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन आपके पंचायती राज व्यवस्था से कराए गए हैं, जिसमें आपकी ग्रामीण विकास है, लेखपाल है, पंचायत अधिकारी है, कैसे क्या वर्क करते हैं डिटेल में समझाया गया है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो लोग। आगे बढ़ते हैं।
दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म को व्यापक रूप से पालन किया जाता है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया की बात की जा रही है कि किस धर्म को व्यापक रूप से पालन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से धर्म का पालन किया जाता है, वो है आपका इस्लाम। क्या है आपका? इस्लाम धर्म को वहाँ पे पालन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस्लाम धर्म के बारे में या फिर जो दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में। तो यहाँ पर जो जितने भी मैक्सिमम कंट्री हैं, जैसे मान के चलिए कि इंडोनेशिया हो गया आपका, यहाँ पर इंडोनेशिया है, वियतनाम है, कोलंबिया थाईलैंड है, आपका सिंगापुर है। इन राज्यों में आपके ज़्यादा मोस्टली क्या धर्म अपनाते हैं? लोग मानते हैं आपका इस्लाम धर्म को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है? रूस, भारत, यूनाइटेड किंगडम, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अप्रसार से संबंधित अप्रसार संधि क्या है आपकी? अप्रसार संधि है आपकी। हस्ताक्षर किस देश ने नहीं किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत ने इस पर अभी तक कोई भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब बात करते हैं ऐसा क्यों है सर? तो ये जो अप्रसार संधि है कब लेकर आए, तो ये कब लागू हुई थी? तो ये अप्रसार संधि बनाई गई थी 1968 में, लागू की गई थी 1970 में, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। अब ये संधि है वो किससे संबंधित है? तो ये जो संधि है वो क्या है? परमाणु हथियारों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अब जो कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, क्योंकि जितने परमाणु हथियार बन चुके हैं उतना भारत पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए क्या है? सही नहीं है। लेकिन भारत इसमें एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि भारत को अपनी रक्षा का स्वयं करने का अधिकार है, कोई वो हथियार बना रहा है तो। क्योंकि जो अदर कंट्रियां ऑलरेडी परमाणु संपन्न हो चुके हैं, इसलिए इस संधि पर उसने कभी हस्ताक्षर नहीं किए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक असमानता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके 3 पैरामीटर इसमें मेंशन किए जाते हैं, कौन कौन से? तो नंबर 1 है आपकी लाइफ, दूसरा है इनकम और तीसरा आपका किया जाता है हेल्थ। तो इन 3 पैरामीटर पे आपका मानव इंडेक्स बनाया जाता है, ना कि आपके असामाजिक असमानता पर। बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक है? औद्योगिक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है अपने बिहार की कि किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अदृश्य बेरोजगारी बिहार में पाई जाती है। अब अदृश्य बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। पहली बात तो जो बिहार है वो कृषि प्रधान राज्य है आपका, नंबर 1 पॉइंट। अब देखिए जो लोग आपके कृषि करते हैं, मान के चलिए कि एक फैमिली में 10 लोग हैं। कितने लोग हैं आपके? 10 लोग हैं। 10 के 10 लोग आपके एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, एक खेत में लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इन 10 लोगों में से 5 लोगों को मैंने रिप्लेस कर दिया और 5 लोग अब लगे हुए हैं और उसके बाद में भी उत्पादन उतना ही हो रहा है एग्रीकल्चर में, तो जो 5 लोग हटाए गए हैं उनका पहले लगे हुए थे जो रिजल्टेंट है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो आपकी ऐसी बेरोजगारी हमें दिखाई नहीं देती है एग्रीकल्चर फील्ड में, इसलिए हम उसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निर्धनता माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? आय, उपभोग, जीवन स्तर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो पॉवर्टी होती है, निर्धनता होती है, उसकी माप को किस आधार पर किया जाता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से एक से अधिक।
जो आपकी निर्धनता है वो इनकम पे भी डिपेंड करती है, उपभोग पे भी डिपेंड करती है और जीवन स्तर पे भी आपकी डिपेंड करती है। क्योंकि जैसे कि आप देखिए, मान के चलिए कि कंज्यूमर की बात करते हैं, उपभोग की बात करते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी 2100 कैलोरी प्रत्येक वर्ष मिल रही हैं तो उसे हम शहरी में क्या कर देते हैं, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया है। और 2400 कैलोरी का जो क्राइटेरिया वो किसके लिए, ग्रामीण के लिए। तो ये किससे हो गया, उपभोग से हो गया। वहीं आपका आय से रिलेटेड होता है कुछ रुपए, उसी जैसे मान के चलिए कि 1000 रुपये हैं शहर के लिए, कि शहर में अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये पर मंथ कमाता है तो वो आपका गरीब नहीं माना जाता। इसी प्रकार आपके 800 कुछ 92 रुपये समथिंग हैं जो कि गांव में कमाते हैं तो गरीब नहीं माने जाते। ये कंज्यूमिंग है, ध्यान रखिएगा, उपभोग से संबंधित है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय कृषि में कम उपज के कारण है, प्राकृतिक, संस्थागत, तकनीकी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि भारतीय कृषि एग्रीकल्चर है उसमें कम उपज के कारण क्या क्या हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जो आपके प्राकृतिक कारण है वो भी मेंशन है, संस्थागत कारण भी हैं और तकनीकी भी कारण हैं। और जैसे प्राकृतिक कारण का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाती है, आपकी भूकंप वगैरह आ जाता है आपका, या फिर कह सकते हैं कोई भी प्राकृतिक घटना हो जाती है। संस्थागत इंस्टीट्यूशनल है, लोन वगैरह जो प्रॉपर टाइम से नहीं मिलती है। तकनीकी कारण तो आपके हैं ही हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। केंद्र सरकार और गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो केंद्र सरकार है गैर योजना व्यय के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसा नहीं है, इनको 5 कर लीजिएगा। ये 5वां ऑप्शन है आपका, सॉरी ये 5वां ऑप्शन है और यहाँ पर आपका ये 4था ऑप्शन है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भारत की जो केंद्र सरकार है गैर योजना व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है। व्यय कृषि पर होता है, व्यय भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों पर होता है, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, व्यय ब्याज भुगतान पर आपका होता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ग्रेशम का नियम क्या है। जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है, जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मूल्य घटता है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन से बाहर कर देती है। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका बड़ी नहीं है, क्या है, ये आपकी बुरी मुद्रा है, बैड करेंसी है आपकी। तो यहाँ पर ग्रेशम का नियम क्या कहता है, तो ग्रेशम का नियम कहता है कि जो आपकी बुरी मुद्रा होती है, बैड करेंसी होती है, वो अच्छी मुद्रा के प्रचलन को क्या कर देती है, बाहर कर देती है। अब बैड मुद्रा और अच्छी मुद्रा का मतलब क्या हुआ, कि मान के चलिए कि आपको कोई चीज़ क्या है 10 रुपये में अभी परचेज कर रहे हो, लेकिन कि मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, वहाँ पर वही चीज़ आपकी 10 रुपये की जगह 5 रुपये में खरीद रहे हों, तो आपकी ये 5 रुपये की करेंसी है वो कंटिन्यूस करेगी और इस अच्छी करेंसी को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। अच्छा, विकसित, अत्यंत कमजोर और विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पूछी जा रही है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, अत्यंत कमजोर और विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था थी। क्योंकि हम भारत आपके 1947 में ग्रेट ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे पास ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी, ना ही हमारा फ्यूचर का कोई विजन था, ना ही एग्रीकल्चर पर रेवेन्यू कंसंट्रेशन वो था, और अपना जो भारत है वो एक नया नया आज़ाद हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो नंबर 1, प्राचीन समय में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था।
मगध साम्राज्य की राजधानी सर्वप्रथम वैशाली थी। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन आपका गलत है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मगध साम्राज्य की राजधानी सर्वप्रथम वैशाली ना होकर क्या थी, आपकी राजगृह थी। क्या थी, आपकी राजगृह थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, यानी यहाँ पे भी क्या दे रखा है, कौन सा कथन आपका गलत है या सही नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। T20 विश्व कप 2024 का विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम रही है। इसका आयोजन पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, मिलकर किया था। इस प्रतियोगिता में कुल टोटल 16 टीम ने भागीदारी की थी या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें 2 स्टेटमेंट है वो जो गलत है। T20 विश्व कप 2024 का विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया न रहकर क्या थी, आपकी भारत थी। दूसरा, इसका आयोजन पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमीरात में ना करके कहाँ पे हुआ था, ये वेस्ट इंडीज और USA में इसका आयोजन हुआ था। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं और फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। आप फ्रांस रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से संबंधित 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मेंशन किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।